हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले मैंने पीछे वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी स्पेस के अंदर वो लाइन होती है, अगर उसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। तो हमने वहाँ पे बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज अगर आपका होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की साइड निकलेगी, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके अंदर की साइड आएगी। तो वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी। अब आज का जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार एरिया के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि आपके पास में जो एरिया होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आपका एरिया एक वेक्टर है, तो इसको हम एरिया वेक्टर बोल सकते हैं। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। इट इज डिनोटेड बाय ए और एस। यानी आपके पास में एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, और इसको हम डिनोट करते हैं ए और एस से। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मान लो कि ये प्लेन दे रखा है, इस प्लेन के ऊपर अगर मेरे को एरिया देखना है तो इसका जो एरिया होगा हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये एरिया की डायरेक्शन ये हो सकती है या इसके पीछे की साइड इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। लेकिन मैं एक बार मान लो इस साइड लेके चलता हूँ तो यहाँ पे जो एरिया की डायरेक्शन है वो आपकी इस साइड होगी। अगर प्लेन अगर आपको ऐसे रख दिया तो प्लेन आपका जो एरिया होगा फिर इसके परपेंडिकुलर अगर देखोगे तो एरिया की डायरेक्शन आपकी ऊपर की साइड हो जाएगी। ऐसे ही मान लो एक सिलेंडर दे रखा है, अगर सिलेंडर के अंदर आपको एरिया की डायरेक्शन देखनी है तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, मान लो आपका ये पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे देखोगे तो इसके परपेंडिकुलर में ये डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। अगर ये पॉइंट देखते हो इस सरफेस एरिया का तो इसके परपेंडिकुलर में ये आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया होगा। अगर यहाँ पे पॉइंट लेते हो तो इसके परपेंडिकुलर में एरिया की डायरेक्शन आपकी ये हो गई, आपका एरिया हो गया। ऐसे अगर नीचे देखते हो तो डायरेक्शन आपकी ऐसी हो जाएगी, ये एरिया की डायरेक्शन हो गई। ऐसे यहाँ पे देखोगे तो एरिया की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी। तो आपका ये सिलेंड्रिकल सरफेस होगा तो आपका एरिया जो होगा वो उनके जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी बनेगी। हमेशा एरिया उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे क्यूब के अंदर बात करेंगे तो अगर मान लो इस साइड की बात करोगे तो एरिया की डायरेक्शन ये हो गई, इस साइड की बात करोगे तो ये हो गई, इस साइड की बात करोगे तो ये हो गई, इस साइड की बात करोगे तो नीचे की साइड हो गई। अगर आगे वाले सरफेस की बात करोगे तो ऊपर की साइड हो जाएगा, पीछे वाले सरफेस की बात करोगे तो नीचे की साइड हो जाएगा एरिया की डायरेक्शन। तो एरिया हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। अगर कोई यहाँ पे स्फीयर दे रखा है, अगर स्फीयर का अगर कोई एरिया की डायरेक्शन निकालता है तो मान लो स्फीयर जैसे आपका फुटबॉल है, अगर फुटबॉल का अगर एरिया की डायरेक्शन देखते हो तो हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, अगर फुटबॉल के अंदर मान लो बहुत सारी आपके पास में पिन वगैरह दे रखे हैं, उस पिन को उस फुटबॉल के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर डालो, हर जगह के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे हर साइड से, तो वो जो पिन की जो डायरेक्शन होगी ऊपर की साइड वो उसके एरिया की डायरेक्शन होगी। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे देखोगे डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस पे देखोगे ये हो जाएगी, इस पे देखोगे ये हो जाएगी। अगर ऊपर की साइड देखोगे तो ऊपर की साइड हो जाएगी, नीचे देखोगे तो नीचे हो जाएगी, यहाँ देखोगे तो इस साइड हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एक्चुअल में एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिखेंगे तो वो लिखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस एरिया को क्रॉस कर रही हैं, वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। जैसे डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया। यानी कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन आपके सरफेस एरिया को पास कर रही हैं वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाई फाई। जैसे मैं यहाँ पे इसको समझाने के लिए आपके पास में 3 केसेस की बात करता हूँ। जैसे फर्स्ट केस दे रखा है तो यहाँ पे देखो तो आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है और ये आपका एक सरफेस दे रखा है। तो मैंने अभी आपको बताया था एरिया हमेशा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अगर इस सरफेस की बात करोगे तो एरिया की डायरेक्शन आपकी इस साइड बनेगी। अब सबसे पहले मैं कहूँ भी इस सरफेस एरिया का फ्लक्स बताओ कितना है, तो इससे कितनी फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है, 1 2 3। यानी कि इसका जो फ्लक्स होगा फाई वो आपका इक्वल टू किसके हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मैं कह सकता हूँ आपका जो फ्लक्स है वो कितना है, इसका 3 है। ऐसे ही मान लो यही सरफेस एरिया है, लेकिन अब की बार यहाँ से जो फील्ड लाइन है वो आपकी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे फील्ड लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो मैं कह सकता हूँ इसका जो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पे देखो दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों सेम सरफेसेस हैं।
लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 8 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, और इस स्पेस के अंदर इस जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर वो डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे डेंसिटी कम है फील्ड लाइन की, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब ये है जितनी डेंसिटी या जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतना ही फ्लक्स क्या होगा आपका, ज़्यादा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि आपका जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ही आपका फ्लक्स भी क्या होगा, ज़्यादा। अब सेकंड केस की बात करते हैं। ये आपकी फील्ड लाइन दे रखी है। अब इस फील्ड लाइन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक ये सरफेस लिया और दूसरा सरफेस ये लिया। मैंने कहा इसका जो सरफेस एरिया है वो आपका A1 है और इसका सरफेस एरिया आपका A2 है, और मैंने कहा आपका जो A2 है वो ग्रेटर देन A1 है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। यहाँ से टोटल 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो इस सरफेस एरिया को क्रॉस कर रही हैं। लेकिन इस सरफेस एरिया की बात करो तो यहाँ से 5 तो ये है, प्लस में 1 2 3 4, 5 + 4 9, यानी इस सरफेस एरिया को 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं, इसको सिर्फ 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है। तो इसका मतलब इसका फ्लक्स ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी फील्ड लाइन 9 है, यानी इसका अगर फ्लक्स की बात करोगे 5 तो वो आपका 9 होगा, और इसका जो फ्लक्स 5 होगा वो आपका 5 होगा। तो यहाँ पे देखो दोनों सरफेस एरिया को देखते हैं तो इसका फ्लक्स ज़्यादा है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि आपका जो फ्लक्स हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एरिया के। तो मैं यहाँ से बोल दूंगा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो आपके पास में थर्ड केस आता है। थर्ड केस के अंदर देखते हैं, जैसे मान लो आपके सरफेस एरिया दे रखा है, ऐसे रखा है, ये सरफेस एरिया बिल्कुल ऐसे रखा है, ऐसे। अब ऐसे सरफेस एरिया रखते हैं और फील्ड लाइन आपकी ऐसे पीछे से आ रही है ऐसे, तो आपकी ये फील्ड लाइन है इस डायरेक्शन में, और ये आपका परपेंडिकुलर ऐसे सरफेस रखा है। अगर सरफेस ऐसे रखा है तो इसका जो एरिया की डायरेक्शन वो क्या आ जाएगी, इसके परपेंडिकुलर। तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, ये। तो इसका मतलब दोनों के बीच में आपका जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर आपका एंगल 0 डिग्री है तो देखो यहाँ से सारी जो फील्ड लाइन है वो इसको क्रॉस कर रही हैं। तो इसका मतलब जो इसका फ्लक्स होगा वो आपका फाई वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि अब देखो नेक्स्ट टाइम, अब मैंने क्या किया, इस सरफेस एरिया को इसके बजाय ऐसे थोड़ा टिल्ट कर दिया, इसको थोड़ा घुमा दिया। अगर घुमाओगे तो जो एरिया की डायरेक्शन वो भी क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे एरिया की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे चेंज हो गई। तो यहाँ पे जो एंगल बना वो मैंने बोल दिया, जो आपका ई और जो ए के बीच में एंगल बना वो आपका थीटा बना है। तो अब आपका जो एंगल है वो थीटा है। तो जैसे देखो टिल्ट किया तो ये फील्ड लाइन जो ऊपर वाली फील्ड लाइन और जो नीचे वाली फील्ड लाइन है इससे क्रॉस नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये जो फील्ड लाइन है दोनों इससे क्रॉस नहीं हो रही, तो इसका मतलब इसका फ्लक्स क्या कर गया, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा, इससे कुछ फ्लक्स आपका यहाँ पे कम हो गया। अब थर्ड केस है, अब मैंने क्या किया, जो सरफेस एरिया आपका ऐसे रखा था इसको मैंने ऐसे रख दिया और फील्ड लाइन आपके ऐसे जा रही हैं। अब सीधी फील्ड लाइन जा रही हैं ऐसे, सरफेस एरिया के ऊपर से गुजर जाएंगी, सरफेस एरिया के नीचे से गुजर जाएंगी, लेकिन कोई फील्ड लाइन इस सरफेस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे देखते हो तो फील्ड लाइन आपके इस डायरेक्शन में है, एरिया की डायरेक्शन ऊपर है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, 0। तो इसका मतलब अगर एंगल एरिया और ई के बीच में 0 डिग्री है तो आपका फ्लक्स मैक्सिमम होगा, किसी एंगल के ऊपर होगा तो आपका फ्लक्स डिक्रीज करेगा, और अगर आपका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो जब आपका एंगल 0 डिग्री हो तो मैक्सिमम वैल्यू, और जब एंगल आपका 90 डिग्री हो तो वैल्यू 0 आपकी ए की क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं कोस थीटा। यानी अगर कोस थीटा को अगर 0 रखते हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और कोस थीटा को अगर 90 डिग्री रखते हो तो इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि आपका जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कोस थीटा के। तो आपके पास में यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है इन तीनों केसेस से कि फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया है, एरिया ऑफ सरफेस है, और फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोस ऑफ थीटा है। तो इन सब को मैं लिख देता हूँ इकट्ठा, और मेरा जो फॉर्मूला बनता है वो आपका ये बनता है
कि फाई है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए एंड फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। तो इन दोनों सब को इकट्ठा करके लिख दिया मैंने, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई ए कोस थीटा। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू का साइन लगा दिया और आपके पास में जो फाई आया वो आ गया ई ए कोस थीटा। तो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता हो, आपको एरिया पता हो, उसके दोनों के बीच में एंगल पता हो, तो आप बता सकते हो फाई की वैल्यू क्या होगी। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई है, एरिया ए है, एंगल दोनों के बीच में थीटा है, तो इसका फ्लक्स निकाल सकते हो। आपका जो फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा। और देखो ई ए कोस थीटा आपको याद दिला रहा है डॉट प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, जो इन वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूंगा फ्लक्स को तो वो हो जाएगा आपका ई डॉट ए। अब दोनों की डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, और आपने पढ़ा है +1 के अंदर डॉट प्रोडक्ट जब भी दो वेक्टर की होती है वो में से एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ आपका जो फ्लक्स है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लक्स की। जैसे टाइप ऑफ फ्लक्स के अंदर मैंने बताया कि आपका जो फ्लक्स है ना आपका दो प्रकार का हो सकता है। फ्लक्स आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव तब होगा जब आपका एंगल जो लेस देन या इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा। अगर 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा फ्लक्स, और अगर लेस देन रहेगा तो आपका जो फ्लक्स होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। सेकंड, अगर फ्लक्स को नेगेटिव करना है तो आपका एंगल देखना है थीटा, अगर आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा तो आपका जो फ्लक्स हो आपका नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आपका एक कोई सरफेस, एक क्लोज सरफेस दिया है, या आपका सरफेस दे रखा है, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही हैं और इसको क्रॉस कर रही हैं सरफेस को। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड से आ रही हैं और ऐसे आगे की तरफ बढ़ रही हैं, इस सरफेस को क्रॉस कर रही हैं। तो यहाँ पे देखते हो तो आपके पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, या और ये इसका एरिया की डायरेक्शन। मान लो मैंने स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया जिसका एरिया आपका DA है, तो अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल देखता हूँ तो देखो 90 से बड़ा बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और का जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का वो आपका ग्रेटर देन 90 है। तो यहाँ पे जो आपका फ्लक्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो इसके अंदर घुस रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स है वो कैसा है, इनवर्ड है। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर आपका फ्लक्स इनवर्ड होगा तो हमेशा आपका वो नेगेटिव होगा। ऐसे अगर इस एरिया की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, जो आपका जो एरिया वेक्टर है वो आपका ऐसे है। अब देखो एरिया वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, DA के ऊपर ऐसे वेक्टर लगा दें, या सेम यही एरिया वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, उस DA का मैग्नीट्यूड भाई इसका एरिया कितना है, और उसके नॉर्मल मैंने ले लिया वेक्टर वो आपका n कैप है। n कैप जो है ना वो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो कर रहा है इस सरफेस से। तो मैं इसको n कैप DA लिखता हूँ या फिर DA के ऊपर वेक्टर लगा देता हूँ, तो दोनों का सेम मीनिंग है। तो कई बुक्स के अंदर यहाँ पे ऐसे लिखा मिलेगा, कई बुक्स के अंदर ऐसे भी लिखा मिलेगा। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर के साथ उसका मैग्नीट्यूड लगा रखा है और यहाँ पे सिंपल एरिया वेक्टर रखा है। तो इन दोनों का मीनिंग सेम है, आप इससे कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे देखते हो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया की डायरेक्शन ही, यहाँ पे एंगल आपका थीटा जो है लेस देन 90 है। तो इसका मतलब आपका एंगल होगा वो आपका क्या, आपका जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है तो इसका मतलब आउटवर्ड फ्लक्स है, आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसे ही आपका यहाँ पे इनवर्ड है तो आपका एंगल ग्रेटर देन 90 है तो आपका फ्लक्स नेगेटिव होगा। यहाँ पे आउटवर्ड है, एंगल लेस देन 90 है तो आपका फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो मैं कह सकता हूँ अगर आपका फ्लक्स आउटवर्ड है तो वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, अगर सरफेस के अंदर फील्ड लाइन जा रही होंगी तो वहाँ पे फ्लक्स आपका नेगेटिव मिलेगा। तो अपने ये चीज़ याद रखनी है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है। तो जो SI यूनिट होती है फ्लक्स की, यहाँ से देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या इसकी दूसरी यूनिट होती है वोल्ट मीटर। अभी आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में तो वहाँ पे आएगा वोल्ट मीटर। तो आपका इसकी जो SI यूनिट होगी फ्लक्स की, याद रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर वोल्ट मीटर। तो यहाँ तक आपका नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसे आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है कि ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वो दे रखा है 800 न्यूटन पर कूलम पासिंग थ्रू ए फ्लैट सरफेस एरिया A दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर, फाइंड द फ्लक्स व्हेन थीटा इज 0 एंड थीटा इज 30 डिग्री।
ये कह रहा है आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये दे रखी है, एरिया आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। मेरे को फ्लक्स निकालना है जब एरिया और ई के बीच में आपका एंगल 0 डिग्री हो या फिर आपका एंगल 30 डिग्री हो, दोनों केसेस के अंदर फ्लक्स बताना है। तो देखो सबसे पहले मेरे को पता है क्या क्या चीज़ें दी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 800 न्यूटन पर कूलम, एरिया दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर, आपको फाई का फ्लक्स का फॉर्मूला पता है ई ए कोस थीटा। तो अब देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ, जब दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो आपका आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए कोस 0। तो आपका ई होगा 800 इंटू 10 इंटू में कोस 0 आपका 1 होगा, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 8000 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब सेकंड बात करते हैं, अगर एंगल थीटा है तो आपका कोस क्या हो जाएगा 30, एंगल थीटा की जगह आपका 30 रख दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 800 इंटू 10 इंटू 30, कोस 30 आपका 1/2 होता है, तो इससे इसको कैंसिल करोगे तो आपका 5 बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका एक बेसिक सा आपका एग्जाम्पल था, न्यूमेरिकल था। अब सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसके अंदर क्या है, एक सॉलिड बॉल है जिसकी रेडियस दे रखी है 5 मीटर, जैसे आपका ये बॉल दे रखी है, इसकी रेडियस है 5 मीटर, हैज 100 माइक्रो कूलम चार्ज इट्स सेंटर, यानी इसके सेंटर के ऊपर 100 माइक्रो कूलम चार्ज रखा है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सॉलिड बॉल, यानी इसके अंदर से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। कि अब देखो आपका अगर आपका चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव हो तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है, उससे बाहर निकलती हैं। तो मेरे को ये बताना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस कर रही हैं, तो वही क्या होगा, उसका फ्लक्स होगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, रेडियस ऑफ बॉल दे रखे 0.5 मीटर, इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखा है वो दे रखा है 100 माइक्रो कूलम। अब अगर उसको कूलम में चेंज करोगे तो माइक्रो 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो आपका इसको लिख सकता हूँ मैं 10⁻⁻4 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस निकालना है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमें पता है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q/R²। तो अगर मैं इसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो क्या बन जाएगा, K होता है 9 × 10⁹ इंटू में Q दे रखा है आपका 10⁻⁻4 कूलम इंटू में R² 0.5 का स्क्वायर। अगर इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगी वो बनेगी आपकी 3.6 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। अब देखो इसका जो सरफेस एरिया होगा, आपको पता है आपके पास में अगर स्फेरिकल बॉडी है तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो यहाँ से देखो इसका सरफेस एरिया होगा 4πr², और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या आपका Q/R²। अब देखो मेरे को फ्लक्स का पता है ई ए कोस, एंगल दोनों के बीच में क्या रहेगा आपका 0 डिग्री, क्योंकि इस पॉइंट पे बात करोगे तो मैंने बताया था एरिया की जो डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे थीटा में से 0 डिग्री रहेगा, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, तो आपके पास में आएगा KQ² इंटू में 4πr²। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ R² से R² को। अगर इनकी वैल्यू पुट करवाता हूँ और इसको सोल्व करता हूँ तो आपके पास में जो फ्लक्स आएगा वो आएगा 1.13 × 10⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ पे देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाया अलग से। अगर मैं इसको नहीं दिखाता तो मैं सिंपल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रखता, एरिया का फॉर्मूला रखता, R² से R² कैंसिल हो जाता। तो ये भी कर सकते हो, और सिंपल मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो यहाँ से निकाल के फिर यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो ये आपके पास में न्यूमेरिकल था। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक न्यूमेरिकल आपके पास में दे रखा है। ये कह रहा है कि आपके पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर फॉर्म में दे रखा है 3i प्लस में 4j प्लस में 5k न्यूटन पर कूलम इन स्पेस। फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द फॉलोइंग सरफेस। अब ये सरफेस दे रखा है। अब देखो ये सरफेस कौन कौन से दे रखा है। फर्स्ट दे रखा है x² + y² = r², y² प्लस में z² = r², x² प्लस में z² = r²। अब ये तीनों सरफेसेस दे रखे हैं, इनमें मेरे को फ्लक्स निकालना है। तो देखो आपने ये इक्वेशन आपको याद होगी, आपको पता है कि आपके जो इक्वेशन है किसकी है, सर्कल की इक्वेशन है। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ x² + y² है, तो इसका मतलब एक ऐसा सर्कल है जो किस प्लेन में लाई करेगा, XY प्लेन के अंदर लाई करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसका एक जो फर्स्ट केस है इसको बनाए, जैसे आपका ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो आपका ये XY प्लेन होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस कितनी है आपकी r है, तो ये आपका रेडियस हो गया r। अब देखो यहाँ पे इस x के साथ कुछ नहीं है, y के साथ कुछ नहीं है, तो यानी कि इसका जो सर्कल का जो सेंटर है वो क्या आपका ओरिजिन है। तो मैंने ये आपका सर्कल बनाया है। अब इस सर्कल का मेरे को फ्लक्स निकालना है। अब देखो इसका जो फ्लक्स होगा, सबसे पहले ये देखना मेरे को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लगेगा इसके ऊपर। अब देखो सबसे पहले मैं इसका एरिया देखता हूँ। अगर मैं इसका एरिया निकालूँ तो आपको सर्कल का एरिया पता है, वो होता है आपके पास में πr²
स्क्वायर। लेकिन आपको पता है एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने बताया था अभी एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब देखो अगर आपका सर्कल सरफेस अगर ऐसा है इस एक्स वाई प्लेन के अंदर तो इसके परपेंडिकुलर देखोगे तो ये डायरेक्शन बनेगी ऊपर की साइड में। तो ये जो डायरेक्शन होती है वो किसकी होती है, जेड एक्सिस की। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इसका जो एरिया है उसकी जो डायरेक्शन हो क्या है आपका के कैप के अलोंग है। तो यहाँ पे के कैप क्या बता रहा है, इसकी एरिया की डायरेक्शन बता रहा है। तो आपके पास में देखो इसका एरिया वेक्टर आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है। तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता है। तो आपके पास में ये एक्स वाई प्लेन के अंदर आपका एक सर्कल है जिसका एरिया क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर इंटू में के कैप। फ्लक्स का फॉर्मूला पता है आपको ई डॉट ए। तो इसका मतलब दोनों के क्या करने, डॉट प्रोडक्ट। ई आपको पता है 3i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप यहाँ पे रख दिया। इसकी डॉट प्रोडक्ट करा दोगे 5 पाई आर स्क्वायर के कैप के साथ। तो देखो के की आई के साथ कराओगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट में कोस 90 जीरो हो जाएगा। ऐसे जे की के साथ कराओगे तो कोस 90 फिर जीरो हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या बचेगा, इसकी के साथ कराते हो तो वहाँ पे 1 आता है क्योंकि एंगल क्या हो गया दोनों के बीच में 0 डिग्री। तो यहाँ पे इसके साथ इसकी कराओगे तो आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 5 पाई आर स्क्वायर। तो आपका जो फ्लक्स बनेगा वो बन जाएगा 5 पाई आर स्क्वायर। अब सेकंड केस की बात करते हैं यहाँ पे। अब की बार देखो दिया वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब कि ये ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जो किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन के अंदर है। अगर ये सर्कल वाई जेड प्लेन के अंदर होगा तो देखो इसके जो एरिया की डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी। अब जैसे ये वाई या जेड क्या हो जाएगा ऊपर, तो आपका जो सर्कल बनेगा इस प्लेन के अंदर ऐसे बनेगा तो एरिया की जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या होगी, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अब जो आपका पाई आर स्क्वायर है वो किसके अलोंग हो जाएगा, प्लस एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यूज करते हैं वो आपका आई कैप होता है। अब फिर क्या करोगे, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करा दोगे ई और ए की। तो आपका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप इन डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, पाई आर स्क्वायर आई कैप के साथ। तो आई के साथ कराओगे तो आपका 1 आ जाएगा, और अलग जे की आई के साथ या के की आई के साथ कराओगे तो आपका टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3i कैप 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में आई कैप की डॉट प्रोडक्ट आएगी वो बनेगी आपके पास में 3 पाई आर स्क्वायर। तो यानी इस डायरेक्शन में जो आपका जो एक्स वाई प्लेन के अंदर इसके लिए जो आपका जो फ्लक्स बनेगा आपका ये बनेगा। थर्ड केस आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आपके पास में जो सर्कल है वो किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है। अगर सर्कल एक्स जेड प्लेन में होगा तो आपके पास में उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसके अलोंग हो जाएगी, उसके परपेंडिकुलर। उन दोनों के परपेंडिकुलर एक ही डायरेक्शन बचती है वो आपके आई जे कैप हो जाएगी जो वाई डायरेक्शन है। तो यहाँ से एरिया की जो डायरेक्शन हो क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर जे कैप। या फिर दोनों की डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो आपका जे कैप के साथ कराओगे तो आपका बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास में ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और वेक्टर फॉर्म में दे रखा आपका E1 आई कैप प्लस में E2 जे कैप प्लस में E3 के कैप। इसका मीनिंग क्या है, ये क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दे रखे हैं। यानी कि जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका E1 है। तो आपका जो एक्स डायरेक्शन में देख रहे हो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड आपका E1 है, वाई डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड E2 है, और जेड डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड आपका E3 है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे आगे की तरफ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगे जिसका मैग्नीट्यूड क्या है आपका E1 है। यानी एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, हर जगह उसका वैल्यू है वो सेम है। अब मेरे को इस सरफेस के जो अलग अलग फेसिस हैं इन फेसिस का फ्लक्स निकालना है और इसको मेरे को टोटल क्यूब का फ्लक्स भी निकालना है। तो आपसे यही पूछा गया है कि मेरे को बताना है इस सरफेस का जो क्यूब के जो हर सरफेस है उसका फ्लक्स बताओ और टोटल फ्लक्स बताओ इस क्यूब का। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, अगर ये क्यूब है, अगर इसकी साइड अगर ए है तो इसका जो सरफेस एरिया का होगा और एक सरफेस का वो क्या बन जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं फ्लक्स निकालता हूँ, सबसे पहले मैं फ्लक्स निकालता हूँ इस सरफेस का। यहाँ पे अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूँ जो ग्रीन वाला ऊपर की साइड है तो आपका देखो क्या बनेगा, इस सरफेस की बात करोगे तो सरफेस होगा आपका ABCD। तो अगर मैं इस सरफेस की बात करूंगा तो जो इसके एरिया की डायरेक्शन है वो भी कहाँ होगी, ऊपर की साइड में। दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो अब इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा आपका, साइड ए है तो आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों के बीच में एंगल 0 है तो इसका मतलब इसका जो फ्लक्स बनेगा 5ABCD वो क्या बन जाएगा आपका E2 इंटू में
ए स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे क्या है, आउटवर्ड है। सेकंड, अब बात करते हैं नीचे वाले सरफेस की जो इसके बिल्कुल सामने है। अब वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा, नीचे से ऐसे ऊपर की साइड आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनवर्ड होगा तो आपके पास में एरिया की डायरेक्शन नीचे होगी, क्योंकि एरिया में से आउटवर्ड में रखना है, ये ध्यान रखना है आपको। एरिया की जो डायरेक्शन होगी में से आउटवर्ड होगी। जैसे इस सरफेस की एरिया की डायरेक्शन ऊपर है तो नीचे वाले की नीचे की साइड होगी। तो यहाँ पे अगर बात करोगे एरिया की डायरेक्शन नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E2 की ऊपर है, तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। कोस 180 आपका -1 होता है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका नीचे वाला सरफेस है उसका फ्लक्स EFGO जो आपका ये सरफेस है इसका जो फ्लक्स बनेगा वो बन जाएगा -E2A²। यहाँ पे देखो नेगेटिव है तो यहाँ से देखो फ्लक्स भी क्या आपका इनवर्ड है। आगे बात करते हैं आपके पास में इस सरफेस एरिया की जो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसके एरिया की डायरेक्शन देखोगे तो आपके पास में इस साइड होगी और आपका E1 के साथ एंगल बनेगा आपका 0 डिग्री बनेगा। तो आपके पास में जो ये BCGF आएगा, BCGF सरफेस एरिया, उसका क्या बन जाएगा, उसके साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी E1 है, उसका सरफेस एरिया आपका A है तो आपका A² हो जाएगा। तो आपके पास में आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। इससे सामने वाले की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है आगे की साइड, तो यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन बाहर की साइड है तो एंगल आपका 180 हो जाएगा। तो आपका दोनों का जो फ्लक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, E1A²। तो आपका यहाँ पे इनवर्ड फ्लक्स हो जाएगा। अब अगर इस आगे वाली सरफेस की बात करोगे आपका ABFE, अगर इसकी बात करोगे या फिर ODCG जो आपके पीछे वाले सरफेस है इनकी बात करोगे तो देखो क्या आएगा, ABFE। अगर इसकी बात करोगे तो देखो आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E3 है इस पॉजिटिव Z एक्सिस के अलोंग। तो अगर इस साइड एरिया अगर देखोगे तो इसका एरिया भी कहाँ होगा, ऊपर की साइड होगा। दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपके पास में जो फ्लक्स आएगा वो बन जाएगा आपका E3A², क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या आपकी E3 है तो आपका आउटवर्ड होगा। अगर नीचे वाले फ्लक्स की बात करोगे OGCD की, तो वहाँ पे आपका जो एरिया होगा नीचे की साइड होगा, फ्लक्स आपका ऊपर की साइड आ रहा है तो वहाँ पे एंगल आपका 180 हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा E3A², आपका क्या होगा, इनवर्ड। अब मेरे को अगर टोटल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इन टोटल जो 6 सरफेसेज हैं इनका टोटल फ्लक्स को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। यहाँ पे दोनों 6 सरफेसेज का फ्लक्स को मैं ऐड करता हूँ तो देखो क्या आता है, E2A² से E2A² कैंसिल हो जाता है, E1A² से E1A², E3A² से E3A²। तो इसका जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो मैं यहाँ से एक नोट लिखता हूँ कि आपके पास में अगर कोई भी सरफेस अगर आपका क्लोज है और वो आपका यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा है तो उसका जो हमेशा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0। तो यहाँ से क्या है, दिस इज ए पॉइंट टू रिमेंबर दैट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रो ए क्लोज सरफेस इज 0 इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई क्लोज सरफेस रखा है तो उसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो हमेशा आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस, कि आपके पास में क्लोज सरफेस दे रखा है और उसका मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो आपका बाहर से ऐसे आ रहा था, यानी कि उस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये सरफेस ये आपका रखा था, ऑब्जेक्ट क्यूब रखा था। लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, एक चार्ज मैंने इस सरफेस के अंदर रख दिया है। अब चार्ज अंदर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर से बाहर आएंगे। अब वो केस डिफरेंट था इससे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके बाहर से ही आपकी आ रही थी उसके अंदर। जैसे आपका क्यूब रखा है और क्यूब के ऊपर से मान लो हवा बाहर से ही लग रही हो तो वो आपका वैसा केस था। लेकिन मान लिया फैन को अगर उस सरफेस के अंदर रख दोगे तो अंदर से ही तो बाहर की साइड आवाज़ आएगी। तो यहाँ पे फैन यानी चार्ज आपका अंदर रखा है, वहाँ पे फैन यानी चार्ज आपका बाहर रखा था। तो यहाँ पे अगर मैं इस सरफेस का अगर मैं फ्लक्स निकालता हूँ तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। ये आपका एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ध्यान से करना। जैसे आपके पास में एक क्लोज सरफेस एरिया दे रखा है, इसका जो रेडियस है वो आपका R दे रखा है। अब मैंने क्या किया, इस क्लोज सरफेस एरिया के अंदर मैंने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया जिसका जो मैग्नीट्यूड आपका DA है और इसके परपेंडिकुलर में इसकी डायरेक्शन आपका DA है। और अगर मैं इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखता हूँ तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर की साइड होती है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके सरफेस के ऊपर बात करूंगा तो इसके ऊपर सरफेस के ऊपर हर जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। तो मैं बोल सकता हूँ E और जो DA होगा उनके बीच में जो एंगल हमेशा होगा वो क्या होगा, आपका 0 डिग्री होगा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस टोटल सरफेस एरिया का फ्लक्स निकालना है।
तो मेरे पास में फ्लक्स का फॉर्मूला है, उसको मैं करने से पहले एक बार मैं इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको अगर एग्जाम में आता तो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे मैंने जो चीज़ें ली है ना उसको लिखा है, कंसीडर ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस दे रखे कैपिटल आर, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, उसके सेंटर पे एक मैंने चार्ज रख दिया। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द स्फीयर, मेरे को स्फीयर का फ्लक्स निकालना है। अब देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले एक स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, इसके ऊपर मैंने एक एरिया एलिमेंट लिया, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, एंगल बिटवीन ई एंड डी ए इज 0 डिग्री। अब देखो ईच पॉइंट ऑफ स्फीयर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, अगर मैं बात करूँ अगर इस एरिया इसका जो सरफेस है इसके ऊपर कोई भी अगर पॉइंट लेता हूँ, ये सारे पॉइंट इस के सेंटर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, और आपका सेंटर के ऊपर क्या रखा है, पॉइंट चार्ज रखा है। तो इसका मतलब ये सारे जो पॉइंट हैं वो किसके इक्वल, आपका आर डिस्टेंस के इक्वल है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि आपका चार्ज आपका यही है और डिस्टेंस सबकी क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, आपका सेम। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस इज इक्वल टू सच एज, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है आपको 1/4πε0 क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैंने ये आपका ये फॉर्मूला अप्लाई कर दी यहाँ पे, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब मेरे को क्या करना है, टोटल आपका फ्लक्स निकालना है। अगर मैं इसके फ्लक्स की बात करूँगा तो आपका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आपका फ्लक्स डी फाई। अब देखो इस सरफेस की बात कर रहे हैं तो उसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा आपके पास में, देखो अगर टोटल का फ्लक्स आपका फाई है तो इस सरफेस एरिया का जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल होगा। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट करा दिया डी फाई से। तो आपके पास में जो डी फाई होगा वो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। अब ई डॉट डी ए को खोलते हैं हम तो कोस ऑफ 0 डिग्री आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा ई डी ए। अगर मेरे को टोटल फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसका टोटल आपका इंटीग्रेट करा दूंगा इसको। तो यहाँ से आपका जो फाई आएगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई आपका ई डी ए। अब मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह के ऊपर क्या है, आपका सेम है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, कांस्टेंट, तो वो आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अगर इसका मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा स्फेरिकल सरफेस की, तो वो क्या होगा आपके पास में 4πr²। तो मैंने रख दिया आपका क्यू। अब देखो ई की वैल्यू ये रही आपके पास में, क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0r², यहाँ पे रख दिया। इनटू में एरिया अगर टोटल निकालोगे तो क्या आ जाएगा 4πr²। और देखो यहाँ से 4πr² से 4πr² कैंसिल होगा, तो आपके पास में जो फ्लक्स बना वो बना क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इसको हम बोलते हैं गॉस लॉ। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देता है हमें, इसको हम गॉस लॉ बोलते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये कहता है अगर आपके पास में कोई क्लोज सरफेस दे रखा है, अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज रखा है तो उसके कारण जो आपका जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि मेरे को क्या करना है, सिर्फ उस चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करा देना है। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। तो अगर उससे डिवाइड करा दोगे तो उसका क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ जाएंगी। इसी को हम बोलते हैं गॉस लॉ। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में यही तक, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड टेक केयर।